मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथी आंदोलन में कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 775वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर शिवेंद्र खरारी सर। डॉक्टर शिवेंद्र खरारी सर अपने चिकित्सा जीवन की शुरुआत प्रतिष्ठित कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करके की। इसके बाद होम्योपैथी के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हुए उन्होंने कैंट होम्योपैथी कॉलेज से बीएचएमएस की शिक्षा प्राप्त की। 23 वर्षों की लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा में उन्होंने न केवल अनुभव अर्जित किया बल्कि अनेक जिंदगियों को छूने और संवारने का कार्य भी किया है। आज वे अमोक क्लिनिक के निदेशक हैं, साथ ही लिवर केयर क्लिनिक पटना का भी सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर खरारी सर की विशेष रुचि उन रोगों में है जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है, जैसे कि इडियोपैथिक और ऑटो इम्यून डिजीजेज। साथ ही वे स्ट्रोक प्रबंधन का के क्षेत्र में भी निपुणता रखते हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू। डॉक्टर शिवेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। डॉक्टर शिवेंद्र जी, अपने को अनम्यूट कीजिए। और डॉक्टर शिवेंद्र जी, आप अपने म्यूटेड हैं। जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। एम आई ऑडिबल सर? जी सर। यस सर। हाँ ठीक है, प्रणाम सर। और आज मैं केस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो मेरा एक शुरुआती केस है, और इस केस की सफलता ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया था। ये बहुत पुराना केस है, लेकिन मैं चाहता था कि इसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराऊं। तो दिस इज ए केस दैट इज, मैं जो बोल रहा हूँ एक रिवॉल्यूशनरी केस रिपोर्ट है। मैंने ये केस है एक प्री सिरोटिक स्टेज का, डायबिटीज का और ब्रोंकियल अस्थमा। एक ही व्यक्ति में ये तीनों बीमारियां एक साथ प्रेजेंट थी, और वो पेशेंट मेरे पास आए थे। पेशेंट का प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ कि एक 30 साल का व्यक्ति थे, प्रोफेशनल व्यक्ति थे, डॉक्टर फिजिशियन थे, 5 साल से विवाहित थे, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, कोई इनमें बुरी लत नहीं थी। और इनका जो शुरुआत हुआ, जो मेरे पास आए, क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आए, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द था, खास करके राइट हाइपोकॉन्ड्रियल स्टेट प्लेस में। और वो क्या होता था कि गर्म पानी पीने के बाद उसमें राहत मिलती थी। बार बार होता रहता था, दिन में कई बार होता था, क्रैम्प्स काइंड ऑफ पेन होता था। और ये यूजुअली यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन हंगर के साथ होता था। भूख उनको बर्दाश्त नहीं होती थी, और भूख के वजह से उनको कमजोरी हो जाती थी, और पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता था। तीसरा कंप्लेन था कि पैर में एकिंग पेन होता था, और कभी कभी क्रैम्पिंग पेन होता था। वो व्यक्ति ऐसा था कि 100 मीटर वो चल नहीं पा रहा था। 100 मीटर चलने के बाद उसके पैर में क्रैम्प होने लगता था, फैटीग होने लगता था, उसको रेस्ट करना जरूरी रहता था। 100 मीटर, 200, 400 मीटर के लिए भी उसे ऑटो या रिक्शा या कार वगैरह की जरूरत होती थी, जिसका लोग उपहास उड़ाते थे कि क्या हो गया, अरे तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है ना। तो ही वांटेड टू लाई डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड पीपुल कॉल्ड हिम लेजी। तो लेजी भी वो था। फीवर लो ग्रेड था उनका। फीवर लो ग्रेड हमेशा रहता था, आफ्टरनून में बढ़ता था, लेकिन लो ग्रेड थ्रू आउट द डे रहता था। 2 साल से वो डायबिटिक थे। 2 साल पहले ही उनको डायबिटिक हुआ था। और ब्रोंकियल आजमा से वो पीड़ित था पिछले 17 साल से। मेरे पास आने के 17 साल पहले से उनको अस्थमा का अटैक होता था। अस्थमा का अटैक ऐसा होता था कि वो अपने अटैच्ड बाथरूम में, रूम से जो अटैच्ड बाथरूम था वहां तक भी वो नहीं जा सकता था। ठीक है। तो इन सब कंप्लेन के साथ वो आए थे। पास्ट हिस्ट्री उनका था पर्सनल इलनेस का। जो ये सारा शुरुआत जो हुआ, उस समय का भी कुछ इतिहास है कि सबसे पहले उनको ब्लीडिंग पीआर शुरू हुआ, यानी कि रेक्टल हेमरेज हुआ, जिसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं या हेमराइड्स बोलते हैं। 2 साल पहले अचानक ये शुरू हुआ।
फिर उसका उन्होंने करवाया तो वो ब्लड टेस्ट में सीवियर हेपेटाइटिस था। उनको नहीं आभास था, पेट में दर्द हो रहा था लेकिन उनको आभास नहीं था कि इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ही हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर, सीवियर हेपेटाइटिस था जिसमें सीरम बिलिरुबिन 7.2 और एसजीपीटी 1450। 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराए तो कोर्स लीवर विथ फैटी लीवर डिजीज, ये डायग्नोज हुआ अल्ट्रासोनिक डायग्नोसिस में। तो ही वर डायग्नोज्ड हैविंग सीवियर नैश, मतलब कि नॉन अल्कोहलिक स्टियाटिक हेपेटाइटिस। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस भी, ब्लड शुगर, रेज्ड ब्लड शुगर 2 साल पहले ही उनका स्टार्ट हुआ। तो ब्लड शुगर फास्टिंग 203 और पोस्ट प्रैंडम 372 था स्टार्ट हुई। यानी कि ये तीनों प्रॉब्लम, हेमरेज का प्रॉब्लम, रेक्टल हेमरेज का प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम और डायबिटीज का प्रॉब्लम, तीनों फ्लेयर अप विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज। तीनों चीजें स्टार्ट हो गई। ब्रोंकियल अस्थमा तो 17 साल से था ही। और बहुत बचपन में पस्चुलर इरप्शन होता था, जिसको हम लोग आम भाषा में कलकल बोलते हैं, मगी में छोटा छोटा पस्चुल हो जाता है, पाउडर में होता है। ये उनका पर्सनल हिस्ट्री था। फैमिली हिस्ट्री में क्या है, फादर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फिस्टुला इन एनो से सफर करते थे। उनकी मदर हाइपोथायराइड थी। दादी को ब्रोंकियल अस्थमा था। दादा को प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी था, जो कि एज रिलेटेड नॉर्मल फिनोमेना है। उसके भाई को मैक्सिलरी साइनोसाइटिस था, जिसका उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, बट ही वाज नॉट क्योर्ड बाय ऑपरेशन। तो इवेंट्स क्या हुआ, इवेंट्स के रूप में अगर हम देखेंगे कि इवेंट्स कैसे घटा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सडनली हेमरेज शुरू हुआ एनस से, रेक्टम से, जिसको हेमोराइड्स के पीआर किए, प्रोक्टोस्कोपी हुआ, उनका आईजीएमएस में हुआ, वो डिटेक्ट हुआ हेमोराइड्स के रूप में। वहीं पे उन्हें ऑफर किया गया कि इंजेक्शन हम दे देते हैं, स्क्लेरोजिंग थेरेपी करते हैं, तो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, उनको रिफ्यूज कर दिया। ऑपरेशन टेबल पे ही वो रिफ्यूज कर दिया और ही केम बैक टू हिज हाउस। कुछ दिन के बाद फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ उनका। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये था कि उसको फीवर होता होगा लेकिन उनको पता नहीं चलता था। व्हेन ही हैड सीवियर फ्रंटल हेडेक हुआ, तब उन्होंने अपना, उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं जांच करो कितना है बुखार, देखते हैं। तो 103 डिग्री था, यानी कि बुखार में वो बंदा काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज हॉस्पिटल ड्यूटीज। रिपीटेड ब्लड टेस्ट रिवील कर दिया, कंफर्म किया कि ब्लड शुगर फास्टिंग अराउंड 200 रहता है और पीपी अराउंड 370 रहता है। सीवियर हेपेटाइटिस हो गया, जो कि एसजीपीटी और बिलिरुबिन के पैरामीटर से कंफर्म होता है। और कोर्स लीवर का मतलब कि रूखा उखा भद्दा सा एक लीवर उनके पेट में पल रहा था, और फैटी लीवर डिजीज ग्रेड 4 था। तो इन सब रिपोर्ट्स आने के बाद, विद इन फ्यू डेज, ये सब रिपोर्ट आने के बाद वो पेशेंट लिटरली रोया, अपनी पत्नी के साथ बैठ कर रोया। और रिपोर्ट देखा तो फैटी लिवर डिजीज है, सीवियर हेपेटाइटिस है, एसजीपीटी इतना ज्यादा है, ऊपर से डायबिटीज है। तो हेपेटाइटिस में यूजुअली बोलते हैं ग्लूकोज खाओ, ये करो, उम्म, आ, ठंडा चीज खाओ, मीठा चीज खाओ, जिससे लीवर पे असर नहीं करे। और वो सब खाने के बाद डायबिटीज बढ़ना था। तो ही वॉज इन कंप्लीट कंफ्यूजन, वो एकदम पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। ही वॉज ऑलमोस्ट शॉक्ड कि अब क्या करें। तो दैट्स वाई सब कुछ जानने के बावजूद भी वो रोना करना जारी रखा। और हुआ क्या था उसके लाइफ में, ही हैड जस्ट डिसाइडेड, कुछ ही समय पहले वो डिसीजन लिया था कि अपने कैरियर को वो शिफ्ट करेगा, एक न्यू चैलेंजिंग वेंचर वो अपनाने जा रहा था, जिसका अननोन टेरेन था। अननोन टेरेन मतलब कि ही वाज नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ही वॉज नॉट एप्रीहेंसिव और अफ्रेड ऑफ चेंजिंग प्रोफेशन। मतलब कि बहुत डर नहीं था, बहुत ज्यादा वो डर और किसी तरह की आशंका नहीं थी कि हम प्रोफेशन चेंज कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ मेरा भला होगा, मेरा बुरा होगा। मतलब ही वॉज नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, ही जस्ट डिसाइडेड, एंड डिसाइडेड आउट ऑफ ए सडन। मतलब उनको मालूम नहीं था क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थॉट उसमें नहीं दिया।
ठीक है ना। तो बहुत डिजायर नहीं कर पाया, मतलब कि प्लान के साथ वो कन्वर्ट अपने आप को नहीं करने जा रहा था। तो मे बी सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो हम लोग इसको ये इस तरह से सोचे कि एक हरी थॉटलेस इम्प्रैक्टिकल डिसीजन उसने लिया। ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में तो वो जानता था कि भाई ये ब्रोंकियल अस्थमा है, जैसा कि एलोपैथी साइंसेज में पढ़ाया जाता है कि ब्रोंकियल अस्थमा है तो क्योर होगा नहीं। इसलिए उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि क्योर हो जाए, और लेता रहा एलोपैथी, वो लेता रहा। जब भी रिक्वायर्ड पड़ा, कभी स्टेरॉइड ले लिया, कभी इनहेलर ले लिया, कभी ब्रोंकोडायलेटर ले लिया, मतलब कि इस तरह से उनका काम चल रहा था पिछले 17 सालों से। फिर ये तो पुरानी बात हो गई। हुआ क्या कि हेमोराइड जो हुआ, ब्लीडिंग जो हुआ, रेक्टल हेमरेज जो हुआ, 1 महीना में वो चला गया। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन खाया, कुछ डाइट कंट्रोल किया, तो ही वाज नॉट श्योर कि कैसे गया, लेकिन चला गया। तो बट ही वाज ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली। अदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट डिड नॉट अल्टर। बाकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट था, पेट दर्द था, पैर दर्द था, क्रैम्प था, फीवर था, ये सब वो नहीं जा रहा था। तो फैटी लिवर डिजीज के थ्रू, जैसे इंग्लिश में देते हैं यूडी लीव देते हैं, लिवर टोन करने के लिए अर्सोफैट, जो कि फैटी सेल को डिसॉल्व करता है, वो सब दवाइयां चलती रही। और उस धीरे 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 समय भी लगता है। हेपेटाइटिस भी था, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन था, वायरल हेपेटाइटिस ए हुआ होगा। क्रॉनिक फैटी लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज उनका पहले से था, उस पर वायरल हेपेटाइटिस हुआ, धीरे 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 एजीपीटी और बिलिरुबिन सेटल करने लगा, कम गया, खत्म नहीं हुआ, कम गया। तो और बाकी कंप्लेन उनका सबसाइड नहीं किया। एडवाइस किए कि ना बेटर यू गो फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट, टेक एलोपैथी। तो बट एलोपैथी से वो, उसको पता नहीं क्यों फेथ नहीं हो रहा था, ही वाज एप्रीहेंसिव कि क्या होगा एलोपैथी हमको लेने के बाद, पता नहीं डायबिटीज का क्या होगा, हमेशा लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस, जनरल क्वेरीज आदमी के मन में उठता रहता है। तो हुआ क्या कि ही वेंट फॉर होम्योपैथी, वो होम्योपैथी ऑप्ट आउट किया, एंड ही वाज गिवन मेनी टिंचर्स फॉर लीवर, स्पेशली लीवर एंड डायबिटीज दोनों के लिए टिंचर खाता रहा, कुछ बहुत सारी दवाइयाँ छोटे मोटे, कुछ कुछ डॉक्टर से खाते रहे पटना में। और बाद में बहुत सारे स्टॉलवर्ड डॉक्टर जो थे पटना में, मुंबई में, कोलकाता के, दे ट्रीटेड हिम विथ नो अवेल। पिछले 2 साल तक वो ट्रीट करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। एसजीपीटी और बिलिरुबिन तो घट गया था, तो फीवर सबसाइड कर गया, लो ग्रेड फीवर, जैसे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हम बताया कि उस समय था, लेकिन बाकी प्रॉब्लम उनका परसिस्ट करता रहा, डायबिटीज परसिस्ट करता रहा। तो ही टॉलरेटेड डायबिटीज विद लिटिल बिट ऑफ फ्लक्चुएशन, कम ज्यादा होते होते वो टॉलरेट करता रहा। लाइकोपोडियम, जो उनके अनुसार लाइकोपोडियम, कैलकेरिया का, नक्स वोमिका, स्ट्रेमोनियम, ये डिफरेंट पोटेंसीज में ये 4 साल चले। तो पेशेंट तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था विद कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, एक्सपेंडिचर बहुत जा रहा था। तो उसको फिर सर गंगाराम हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने, डॉक्टर विजय प्रकाश के पास हो गया था, उसने उसको रेफर किया कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे स्टेपल गन द्वारा लीवर का पंच बायोप्सी किया गया। तो पंच बायोप्सी किया गया कि भाई लीवर में आखिर क्या हो रहा है। तो बायोप्सी का रिपोर्ट आया, तो उसमें बायोप्सी का जो रिवील किया कि मॉडरेट टू सिवियर डिजेनरेशन ऑफ लीवर, प्लेंटी ऑफ नेक्रोटिक सेल्स, मैंने डेड सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स का बहुत सारा फोकस वहां पे था। सीवियर नैश कंफर्म हो गया, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटिक हेपेटाइटिस। क्योंकि स्प्लीन जस्ट पैल्पेबल था, इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस सिरोसिस का कंफर्म हुआ। लीवर आपका अगर बढ़ा हुआ है, लीवर फंक्शन डेबिलिटेटेड है, और नेक्रोटिक फाइंडिंग है, सिवियर डिजेनरेशन है, तो और स्प्लीन अगर साथ में है, तो दैट enlargement of spleen along with the liver disorders, liver pathological changes is confirmatory sign of cirrhosis of liver, जो कि cirrhosis का definition है, clinical definition है। क्लिनिकली हम डायग्नोज तभी कर सकते हैं, बोल सकते हैं।
तो एलोपैथिकल डायग्नोसिस 3 बीमारियां कंफर्म हुई। सिरोसिस है, हम उसको प्री सिरोटिक समझ रहे थे क्योंकि लीवर वाज जस्ट पैल्पेबल, मे बी ड्यू टू क्रोनिक हेपेटाइटिस के चलते भी हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस एंड ब्रोंकियल आस्मा, ये 3 चीज से, 3 बीमारी से, क्रोनिक डिजीज से ही बस फाइटिंग, वो फाइट कर रहा था। 6 महीना तक ये फाइट करते 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 कोई रिस्पॉन्स, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं हुआ। आफ्टर वो फटीग कर गया, वो थक गया, ठीक है ना। और सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि बेटर यू, आप जाइए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक सेंटर पे ट्राई कीजिए, यहाँ पे आपका इस पे क्योर नहीं है। ये सारा जो डिजीज है, दिस appears to be incurable and ये लिखा हुआ भी है लिटरेचर में कि दैट इज इनक्रेबल। ब्रोंकियल अस्थमा हो, चाहे सिरोसिस हो, या प्री सिरोटिक स्टेज हो, या डायबिटीज मेलाइटिस हो, कोई क्योर एलोपैथी में नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट आया, उसको 1 से 2 बार हम लोग बुलाए, कंफर्म किए, वाइफ के साथ उसको बुलाया गया, और बहुत चीज पता चला। वाइफ ने भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। जहाँ पहले जहाँ भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था, वो वाइफ के साथ नहीं जा रहा था। तो आई हैड पर्सनली टोल्ड हिम को आप वाइफ के साथ आइए। फिर वाइफ के साथ इवेल्युएशन करने के बाद उसको हमने फिर अगले दिन बुलाया टू गेट कंफर्म्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। तो कैसे कैसे चीजें हुई, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, घर में भी तो ऑब्जर्वेशन लोग कर ही रहा था ना, ऑब्जर्वर अटेंडेंट जो भी कर रहे हैं। तो पेशेंट है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिमेन इन बेड, बेड में रहने का उनका डिजायर, ठीक है ना। और बॉडी वॉडी को मसाज करते रहिए, हाथ दबाइए, पैर दबाइए, थकान के चलते, दर्द के चलते, ये इनकी आदत हो गई है, आदत हो गई थी। एंड ये आदत आज से नहीं था, काफी पुराना था, काफी पुराना था। यानी कि ये उसको कुछ जन्म देने वाले बीमारी का एक सिग्नल था। क्यों मस्कुलर पेन होता है, क्यों मसल में क्या, कौन सा एंजाइम ऐसा बिल्डअप हो रहा है जिससे वो मसल फटीग और पेन हो रहा है। तो और क्या, उनकी वाइफ के द्वारा पता चला कि सडन फियरफुल वेकिंग, अचानक नींद में वो चिल्लाता था, एक डर से। देखा, सपना देखा, डरावना सपना देखा, गिर रहा है, मर रहा है, सांप काट रहा है, तिस काट रहा है। मतलब कि ऑलवेज ही यूज्ड टू क्राई, चिल्लाता था डर के मारे। एक इस तरह के डेथ से रिलेटेड सपनों के चलते बहुत लेजी था चीजों को, आज का काम कल, कल का काम परसों, ये करना चाहता था। एम्बिशन वैसा नहीं था कि हम बहुत बड़ा मुकाम कर लें, बड़ा मुकाम हासिल कर लें, बहुत पैसा कमाएं, बहुत ये हो, इस तरह का एम्बिशन नहीं था। हमेशा जो सेडेंट्री जो आदतें होती हैं, चुपचाप बैठ के करने वाली, म्यूजिक लिसन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, साइंस फिक्शन पढ़ रहे हैं, ये सब सारा चीज़ वो कर रहे हैं। और लोगों को बहुत सारा एडवाइस देते, जैसे भाई बोले कि बहुत लोग को एडवाइस देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, समझते नहीं हैं, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, जैसा कि है नहीं। और उसने बोला कि डॉक्टर साहब इसके पैर में वेरिकोज वेन भी डेवलप कर रहा है। और हम लोग देखे कि नाखून कटा हुआ नहीं है, मतलब कि he was not very much conscious about his very good physical appearance, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता था। ड्रेसिंग का सेंस बहुत प्रॉपर नहीं था, जैसे डॉक्टर को होना चाहिए, बहुत प्रॉपर नहीं था, हालांकि बीमार था, बट ही लुक्ड वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट एंड इंटेलेक्ट के साथ वो लग रहा था। आंख से ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी बीमारी इसको है, यानी कि बाहर से वो देखने में कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो और बहुत सारा चीज है, मतलब कि डेली रूटीन को फॉलो नहीं करना, जो डोमेस्टिक अपना रूटीन है, दैट वाज आल्सो नेग्लेक्टेड बाय, ठीक है ना। दीज ऑल वेर द थिंग्स व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय हिज वाइफ। माइंड का फीचर, हम लोग डायरेक्ट जैसे बात करते करते माइंड पे ही आ गए। तो ये चीज देखे कि शार्प बंदा था, क्लियर हेडेड था, टॉन्स ऑफ आइडियाज, बहुत सारा आइडिया उसके पास रहता था, प्लानिंग्स बहुत सारा, वेंचर्स बहुत सारा, ये करना है, वो करना है इसके लिए। और ऑल वेर रियलिस्टिक काइंड ऑफ, लॉजिकली वेरी क्लियर हेडेड
प्लानिंग उनके मन में विचार आता था। लेकिन वो क्या करता था कि विचार आता था, चला जाता था, सो जाता था, गायब हो जाता था। उसके पास अधैर्य नहीं करता था, ठीक है ना। अधर इतना नहीं करता था कि वो एक डेस्टिनेशन तक जाए, उसको एक ट्रैक पे ले जाके कहीं पहुंचाए, ठीक है ना। हर काम को जहाँ जब अब खत्म हो रहा है, समय आ रहा है, समय समाप्त हो रहा है, देन ही विल स्टार्ट देन ही विल स्टार्ट डूइंग हिज एफर्ट। एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ रहे हैं, कुछ काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन करना है तो कुछ समय पहले अपना शुरू कर दिए। तो इन सब चीजों से जीवन में वो पीछे पीछे चलता चला गया, ठीक है ना। तो कभी कभी उनको डिस्टिंक्शन नहीं आया, कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, विच ही वॉज डिजर्विंग। सब चीज को डिजर्व कर रहा था, चीजों को बहुत कॉम्प्लेसेंट ले रहा था। चीजें अच्छी हैं तो भाई ठीक है, चलो चल रहा है, इसमें क्या जरूरत है ज्यादा कुछ करने का, क्या दिमाग लगाने से क्या फायदा होगा। सोसाइटी के बारे में जरूर सोचता था, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के बारे में सोचता था, अपने बारे में इंडिफरेंट रहता था, लेकिन दूसरे मेंबर्स के बारे में ज्यादा से, माँ के बारे में ज्यादा सोच रहा था, पिता के बारे में सोच रहा था, पड़ोसी के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी मोहल्ला सब के बारे में उसके पास बहुत सारा चीज है सबके लिए, लेकिन खुद के लिए नहीं था। खुद के लिए होगा भी तो वो सरफेस पे नहीं आता था, ठीक है ना। और साथ में वो बताया पेशेंट की डेथ का फियर हमको बहुत रहता था। हाई प्लेसेस से बहुत डर लगता था, पुल पे नहीं चढ़ सकता है, बाउंड्री से झांक नहीं सकता है, 3 मंजिला से 2 मंजिला से भी दिक्कत है। स्नेक्स अगर देख लेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, ही विल कीप ऑन चेकिंग चेकिंग हिज डोर्स एंड विंडोज, कि पता नहीं इधर से आ तो नहीं सकता है, बाहर घूम रहा था। तो पानी की गहराई में स्टीमर से, नाव से, गंगा नदी में कहीं भी वो जा नहीं सकता था। अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा डर लगता था, लोग अपना हिल के बाहर आए, अंदर चले गए, वो अर्थक्वेक में बाहर जा रहा है तो रात रात भर बाहर ही रह रहा है। वर्ल्ड वार का अगर कोई ये बन रहा है, न्यूज में आ रहा है, तो ही वाज सो मच कंसर्न, बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया। जब तो वर्ल्ड वार हो जाएगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, लाइफ का क्या होगा। और उसी के बाद उसके साथ उसे बहुत सारा विचार आते रहता था कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, लाइफ क्यों है, डेथ के बाद क्या होता है। वो अपना एक कॉन्सेप्ट बनाने का उसका टेंडेंसी रहता था, प्रिज्यूम करता रहता था, थ्योराइज करता रहता था। मेमोरी इसका बहुत गुड था, बहुत अच्छा था, ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर था, कहाँ क्या है ये सब उसको अवगत था, ठीक है ना। और हेल्थ इश्यू से वो केवल ठीक होना चाहता था, उसको लगता था हेल्थ इश्यू ठीक हो जाएंगे, आई विल बी फ्री, ही वाज गेटिंग बर्डनड। और लेकिन हर चीज को पोस्टपोन करने का उसका आदत इतना था कि मेरे पास आते 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 कई बार सोचते सोचते 6 महीने लगा दिए, है ना। समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू कम टू मी 6 मंथ बैक, लेकिन वो 6 महीना के बाद आया। तो ये लेजीनेस वो बचपन से ही था। हैबिट रीडिंग था, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, साइंस फिक्शन पढ़ना, मेडिकल लिटरेचर्स पढ़ना, दूसरा मेडिकल लिटरेचर पढ़ना, होम्योपैथी पढ़ना, आयुर्वेदिक पढ़ना, कुछ एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, स्पोर्ट्स के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सब चीज़ वो पढ़ना चाहता था, ठीक है। He was very fond of music, singing and sports. बहुत सारा प्लानिंग उसके थे, बहुत सारा प्लानिंग उसका था, लेकिन पेपर पे रहता था, सरफेस नहीं करता, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं। सोसाइटी वेलफेयर के बारे में हमने बताया कि बहुत ज्यादा सोच रहा है, यानी कि दुनिया के बारे में वो सोच रहा है, कैसे अच्छा होगा, कैसे इसके लिए क्या है, सोसाइटी में क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं था, अथॉरिटी वो इंटरटेन करता था, बट और ही वाज हैविंग हिज ओन आइडिया, जो उसके अपने विचार थे, अपने मूलभूत कुछ विचार थे, जो कि चेंज ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसा माइंडसेट करना चाहिए, ऐसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड था, माने कि रिलीजन के बारे में, गॉड के बारे में, क्या बात है, रिलीजन के बारे में सब कुछ उसको बात करना था, लेकिन कभी वो मेडिटेशन के डेप्थ में नहीं जा पाता था। ही वॉज अनेबल टू, ही वॉज अनस्टेबल देयर,
unstable thinker, because he had plenty of ideas that kept revolving. He was never कभी वो able नहीं होता था कि फोकस करे, डीप फोकस करे। और रिचुअल्स भी वो प्रॉपर नहीं कर सकता था कि ही हैज नो पेशेंस, पेशेंस नहीं रख पाता था। ठीक है, तो लेकिन सारा चीज जो उसका जो एक्टिविटी था ओनली फॉर द क्राइसिस स्टेज, क्राइसिस स्टेज में वो सब कुछ करेगा। टेम्पल जाएगा जबकि समवन इज सिक एंड डाइंग, समवन इज वेरी सिक, ही नीड्स स्ट्रॉन्ग रेमेडी, सम स्पिरिचुअल हीलिंग, अकॉर्डिंग टू हिम कि स्पिरिचुअल हीलिंग मिलेगा, भगवान का कृपा होगा तो ठीक होगा। इस तरह के सिचुएशन में ही वो उस सब एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता था। गुस्सा इनको जल्दी आता था, गुस्सा में कांपने लग रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, ऐसा थ्योराइजिंग तो उनका हो ही गया। एयर कैसल बना रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। सिंस चाइल्डहुड वो इमेजिन करने का आदत था, बचपन से ही ये सपना देख रहा था कि हमको गावस्कर जैसा बनना है, हमको चेतन चौहान बनना है, उसके जैसा बैटिंग करना है, सबका मिक्स करके हम इतना बड़ा बैट्समैन बनेंगे, लोग हमको एडमायर करेंगे। वो अप्रेजल के लिए वो ये सब ड्रीम में ही होता था, ड्रीम में ही होता था। और सोचता था कि हम नोबेल प्राइज भी जीत जाएंगे, ऐसा ऐसा आविष्कार करेंगे, क्या करेंगे ही नॉट श्योर, लेकिन ये सोच रहा था कुछ ऐसा आविष्कार करेंगे कि हम नोबेल प्राइज जीत जाएंगे, क्लास में टॉप कर जाएंगे। तो क्लास में तो वो टॉप कर जाता था बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट एंड वाइज एंड क्लास भी ऐसा होगा जैसा भी होगा, उसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। वो क्लास में टॉप कर जाता था, लेकिन बाकी चीजों में वो पिछड़ जाता था क्योंकि उसके लिए एक और सब्सटैंशियल इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा सब्सटैंशियल इक्विपमेंट जो कि हमको उस टॉप पे पहुंचा दे, उस पे पीक पे पहुंचा दे। बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति, नॉलेज एक्यूमुलेटर, पढ़ने वढ़ने ये सब करने में, सब चीज में तो लगनशील था ही, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सब करता था। चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छा जीके उनका था, लिटरेचर अच्छा था, साइंस अच्छा था, आर्ट्स अच्छा था, ही वाज द टॉपर ऑफ द स्कूल। तो इस सब मामले में बहुत अच्छा था। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग नो नो ही इज द बेस्ट। तो नाउ कॉम्प्लेसेंसी स्टार्टेड, उसके बाद से उसमें कॉम्प्लेसेंसी स्टार्ट हो गया। कॉम्प्लेसेंसी मतलब कि अब हम संतुष्ट हैं, इतना से ज्यादा हमको क्या चाहिए, हम हैं तो अच्छे हैं। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि वो अब बहुत होशियार है, टॉकेटिव हो गया, बोस्टर होने लगा, मतलब कि भांजने लगा, अपनी अपनी प्रशंसा खुद करने लगा, उपदेश देने लगा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, उसे ऐसे करना, जैसे उसकी वाइफ ने बताया कि ही हैज स्टार्टेड प्रीचिंग। अब उसको प्रीच करने का ये हो रहा है। तो इगोइस्टिक रहा, मैंने सेल्फ सेंटर्ड, नॉलेज बहुत है, ये है वो है, सफलता बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे अगर नहीं मिल रहा है तो ईगो उसके अंदर डेवलप हो गया समटाइम्स, जो कि उसको सफलता नहीं होने के चलते इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में वो दृष्टिगोचर हुआ। अपना थ्योरी वो तो बना रहा है लाइफ एंड डेथ के बारे में, बनाता था जैसा उसने बताया कि क्यों लाइफ है, लाइफ, जैसे मुझे उसका याद है कि उसने बताया कि लाइफ है जो भगवान जो जीवन पैदा किया है यहाँ समस्त विश्व में, वो अपने को एनर्जाइज करने के लिए किया है। जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो वो अपना बैटरी लाइफ और लिविंग सोर्सेज के थ्रू, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के थ्रू अपने आप को चार्ज करके एग्जिस्ट करता है। तो बहुत इस तरह का उनका थ्योरीज रहता था। डेथ के बारे में भी कुछ थ्योरी है, डेथ के बारे में कि अब वो यूजलेस हो गया तो उसको हटा दिया भाई, ठीक है ना, आफ्टर लाइफ अब हटा दिया तो जाना कहाँ है, क्या वो डस्टबिन में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, मतलब ही हैज ए लॉट ऑफ हिज ओन कॉन्सेप्ट क्रिएशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के साइंटिफिसिटी के बारे में, बहुत सारा चीज ये बंदा बताने में सक्षम था। 10 साल से वो, उसको लगने लगा कि हम बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है, मैंने दिखते नहीं है फिजिकली, दिखते नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो ब्राइट पीपुल हैं, एलिट पीपुल हैं, स्मार्ट पीपुल हैं, उन लोगों के पास वो जाने से एवर्जन था, उसको अवॉइड करता था। और बोला कि जैसे जिस समय हम आ,
जिस समय हम थर्ड ईयर में पढ़ते थे, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि थर्ड एमबीबीएस में बच्चे बहुत सारा टॉपिक पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी पे, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, चाहे एब्डोमिनल डिजीज पे। तो पढ़ते 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 शुरुआती स्टेज में उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ तो मेरे साथ भी घटित हो रही है, अधिकतर मेडिकल प्रोफेशनल के साथ ऐसा होता है। तो ही वॉज टॉर्मेंटेड बाई दोज काइंड ऑफ थॉट्स। इसको हम लोग थर्ड ईयर सिंड्रोम बोलते हैं। तो कुछ चीजें उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। तो ये होता था। कभी वो क्या किया कि लाइफ में एक बहुत बड़ा उसका लेसन था। हमने पूछा था कि व्हाट इज योर लेसन ऑफ योर लाइफ, तुम लेसन ऑफ लाइफ को क्या समझते हो, क्या एक सेंटेंस से बना सकते हो, बता सकते हो? तो वो उसने बताया कि नहीं सर, मेरा जो है, टाइम को हमने रेस्पेक्ट नहीं दिया। I did never respected time और सिचुएशन। उस तरह इसीलिए हम अचीवमेंट जो करना चाहिए था, जो हम डिजर्व करते थे, वो नहीं कर पाए। जो गोल हम डिजर्व करते थे, नहीं कर पाए। प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कोई भी प्लान को कर देते थे, दूसरे प्लान में चले जाते थे, दूसरा कुछ सोचने लगते थे। ठीक है ना? तो डिस्ट्रैक्शन उसको हमेशा होते रहता था। ओरिजिनल कोर्स में जो जा रहे हैं, गोल में जा रहे हैं, उससे हट जाता था। स्टडी कर रहा है, इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, बट ही इज एट द सेम टाइम पैरेलली वो इंटरमीडिएट का हिस्ट्री या बीए का हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ये सब सारा बुक पढ़ रहा है। सोच रहा है कि नहीं हम यूपीएससी के लिए साथ में तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो समहाउ ही वाज डिस्ट्रैक्टेड। तो फोकस जहाँ होना चाहिए, फोकस वहां से हट रहा था। ठीक है ना? कई बार क्या हो रहा था कि मेडिकल प्रोफेशन को तो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, लंबा परस्यू करना चाहिए, बट ही वाज नॉट एबल टू परस्यू दैट। ही थॉट नो नो नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट हिम मच, देयर इज समथिंग बेटर देन दिस इन हिज लाइफ। इससे अच्छा भी कुछ जीवन में है, उसको हमको पकड़ना चाहिए, उसको हमको पकड़ना चाहिए। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड डूइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ वेंचर। फिर कुछ अपना काम करने लगा उसमें, तो वहां से भी हट के कहीं और करने लगा। तो इस तरह से वो स्टेबिलिटी उसमें नहीं रहा, स्टेबिलिटी नहीं रहा। ही ऑलवेज रिमेन्ड अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, ये सब इसका मेंटल स्फेयर था। और जस्ट जैसे हम लोग सल्फर में जानते हैं कि सल्फर इज लाइक ए पेंडुलम। पेंडुलम का एक रेंज होता है। ठीक है ना? तो पेंडुलम के रेंज के बीच में वन एंड इज स्टैग्नेशन एंड सेकेंड इज स्टेज इज हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन, टर्बुलेंस। इन दोनों के बीच में भी सल्फर का एनर्जी लेवल है। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई, क्योंकि जैसे अब सल्फर के बारे में हम बोल दिए, तो हम बता दें कि अभी बताना नहीं था कि हमने इसको सल्फर दिया था, 0/7 में ट्रांसमिट किया था, एंड ही गॉट क्योर्ड ऑफ सो मेनी of his problems, so मैंने कि he was absolutely cured। तो चेस्ट में इसको प्रॉब्लम था, एक्जर्शन होता था, तो ब्रेथलेसनेस होने लगता था। एसओपी लिखा हुआ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए, डब्ल्यूएचओ के द्वारा डिफाइंड टर्मिनोलॉजी है इसलिए। अदरवाइज आप लोग नहीं जाइएगा कि रेस्पिरेशन डिफिकल्टी लिखना चाहिए, तो आप इस तरह से एनालिटिकल मोड में आप इस तरह से लिख सकते हैं। कई बार अटैक्स होता था, ब्रेथलेसनेस होता था कि थोड़ा सा भी लीस्ट एग्रेवेशन उसको ब्रेथलेस कर सकता था, वो नहीं मूव कर सकता था। तो उसका रूममेट है, रूममेट मुंह बाथरूम नहीं जा सकता, गर्म पानी करता था, उसको पिलाता था, तब उसको थोड़ा रिलीफ मिलता था, वो जाता था। ये चीज विंटर में ज्यादा होता था। तो विंटर में ज्यादा होता था, लेकिन अदरवाइज विंटर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। एब्डोमेन में क्या था? लीवर इन लार्ज था, पेन लाइंग कंडीशन में था, दाहिने साइड लीवर होता है, दाहिने साइड लेटने पे उसको दर्द होने लगता था। पैरोक्सिस्मल पेन होता, दिन भर नहीं होता था, कभी कभी होता था। क्रैम्पिंग पेन भी होता था। टेंडर था, टेंडर यानी कि अगर लीवर को दबा रहे हैं तो वहां पे दर्द करेगा। लेफ्ट लोब जो था ग्रॉसली इनलार्ज था। तो दिस वाज द हैपनिंग बिकॉज देयर वाज उस अंडरलाइंग फैटी लिवर डिजीज था, सिवियर फैटी लिवर डिजीज, ऊपर से वायरल हेपेटाइटिस हो गया था। तो सोच सकते हैं कि लीवर का ट्यूमर निकल गया होगा। एब्डोमिनल पेन जो था, गर्म पानी पीने से आराम मिलता था। ड्रीम्स, फूड और पर्सपिरेशन,
ड्रीम्स उसका स्पेक्टेकुलर था, नाइटमेयर था, फ्राइटफुल था, डेथ के बारे में था, ट्रेन मिस कर रहा है, ट्रेन से गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है, समहाउ व्हाट अबाउट डेथ ही वो करता था। खाने में चॉकलेट का शौकीन था, 1 रुपया 2 रुपया का चॉकलेट पॉकेट में रख लेता था, डिस्पाइट गेटिंग 26-27 years of old एज ओल्ड, स्टिल वो चॉकलेट खाता रहता था। खाना खाया उसके बाद चॉकलेट खा रहा है, 10 20 50, मैंने ही नेवर काउंटेड। ठीक है ना। फैटी फूड्स उसको अच्छा लगता था, तालाब बना, छना बना, मीठा से उसको विशेष लगा था। वार्म ड्रिंक्स उसको चाहिए, चाय थोड़ी भी ठंडी हो गई नहीं पियेंगे, दूध थोड़ा भी ठंडा रहेगा नहीं पियेंगे, हॉट फूड चाहिए, हॉट फूड जरूर चाहिए, फूड एकदम गरम, गर्मी में भी भात गरम, दाल गरम, सब्जी गरम, सब गरम गरम। ठीक है ना। एक का भी डिजायर था, कभी एवर्जन होता था, कभी डिजायर होता था, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज हैविंग एक डिजायर, दैट इज सरप्राइजिंग थिंग। ठीक है ना। स्कैल्प से ज्यादा आता था पसीना, खाते समय ज्यादा आता था, ऑफेंसिव ऑर्डर रहता था, सॉक्स मारता था, सॉक्स वो पहन के ही, जूता पहन के रिक्वेस्ट करता है, हमसे भी रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर साहब हम जूता पहन के ही अंदर आएंगे, जूता खोल के आएंगे तो बहुत बदबू आएगा। ओके दिन, हमने अलाउड किया था। हेड और स्किन, हिस्ट्री ऑफ हेड लाइस एंड बॉडी लाइस, हिस्ट्री ऑफ पायोडर्मा था, बार बार पायोडर्मा होता था, पेनिड्योर 12 लाख का पड़ता था। ठीक है। और ये सब सारा इसको प्रॉब्लम था अनहाइजेनिक चाइल्डहुड कंडीशन के चलते। ठीक है। और एक हिस्ट्री ऑफ, बचपन में भी उसको हिस्ट्री था इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट अपीयरेंस, कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। तो वो हाइड करता रहता था, लोगों से हाइड करता रहता था, लोग उसके जान पहचान के रिलेटिव हैं तो खुल के सामने भी नहीं आता था, तो क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि स्मार्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इट वाज हिज थिंकिंग। सीजन का फर्क ये पड़ता था कि अस्थमा विंटर में एग्रेवेट होता था, लेकिन और कोई प्रॉब्लम होता, ही वॉज वेरी मच टॉलरेंट ऑफ विंटर, बहुत आराम से विंटर और समर के एक्सट्रीम्स को टॉलरेट करता था। ठीक है। समर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, जलन वलन पैर का थोड़ा बहुत होता था, अदरवाइज उसको दिक्कत नहीं होता था। ओपन एयर डिजायर था, लेकिन इलनेस के समय ओपन एयर से उसको मतलब नहीं था, बेड पे पड़ा रहना, बेड रिमेन डिजायर, तो जैसे बोलते हैं लोग उस तरह का, कभी लेजीनेस, इंटॉलरेंट, और उसको कोई मतलब नहीं, दरवाजा खुला है बंद है, खिड़की बंद है खुला है, उसको एक पैर दबाने वाला आदमी चाहिए, गरम गरम पानी, चाय, खाना, ये सब चाहिए। he will keep spending whole day and night in 6 by 3 feet bed। अब एनालिसिस जैसे जब हम लोग करते हैं तो एक तो एनालिसिस इस तरह से करते हैं कि उसको जो दवाइयाँ दी गई अच्छे अच्छे डॉक्टर के द्वारा दी गई, और ऑर्गन स्पेसिफिसिटी के हिसाब से दिया गया कि लीवर को कौन अफेक्ट कर सकता है, बोस्टिंग कर रहा है, टॉकेटिव है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, प्लम्पी है, थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो लाइकोपोडियम उसको दिया गया था किसी फिजिशियन के द्वारा, बट इट वाज ऑफ नो अवेल। कैलकेरिया कर्व दिया गया था, किसी एक्सट्रीम एक्सटर्नल अपीयरेंस जो उसका था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको देख के, विंटर एग्रेवेशन ऑफ आजमा को देख के, एक का डिजायर देख के, मल्टीपल फियर्स को देख के, बहुत सारा फियर उसको था, डेथ से रिलेटेड, लाइफ डेथ, बहुत सारा चीजें जैसे कैलकेरिया में भी होता है कि डेथ के बारे में क्या सोचना है, लाइफ मैंने एक दूसरा साइकोलॉजी है, जैसे कैलकेरिया डिफेंसलेसनेस की तरफ से सोचता है। ठीक है ना। कैलकेरिया डिफेंसलेसनेस की तरफ से सोचता है। तो मैग्नेटाइज डिजायर कैलकेरिया को, कैलकेरिया जिसको दिया गया था तो ये सोच के दिया गया था कि ये सब मैग्नेटाइज डिजायर होगा, आफ्टर लाइफ एंजाइटी क्या रहता है, जीवन में क्या होने वाला है, तो वहां भी आफ्टर लाइफ एंजाइटी है, बट सल्फर एक्सप्लोरेटिव रूप में है, वो एक्सप्लोर करता है कि आफ्टर लाइफ क्या हो। ठीक है। तो हेड पर्सपिरेशन हो रहा है, स्कैल्प जैसा कि कैलकेरिया का सबको जानते हैं, सौर प्रिपरेशन पर्सपिरेशन होता है, ये सब सारा चीज सोच के कैलकेरिया दिया गया, बट नो अवेल। मुंबई में उसका सम डॉक्टर गेव हिम एस्ट्रोमोनियम, और एस्ट्रोमोनियम दिए गए, तो लेकिन इट वाज ए पार्शियल काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, माइंड के साथ अपना दिया गया था, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ वायलेंस है, नाइटमेयर इज स्लीप रहता है, लेकिन उसका और जो वायलेंट वायलेंट उसका जो ऑनसेट था, जिस तरीके से 2 साल पहले उसका सारा वायलेंटली वो अपीयर हुआ था, सारा सिम्टम, वो सब सोच के
स्टेमोनियम दिया गया लेकिन वो काम नहीं आया। तो मैं रिपर्टरी पे रिलाई किया। बट इन दिस केस, क्योंकि मैं जान रहा था कि जब जितना ज्यादा उसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता सिम्टम, वाइफ के द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन, मेरे द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन, ये कंफर्म किया कि हमको मटेरिया मेडिका से ही फाइनली अल्टीमेटली एंड ओनली सोर्स ऑफ गाइडेंस शुड बी मटेरिया मेडिका इन दिस केस। ठीक है ना। तो मटेरिया मेडिका पे हम लोग ज्यादा रिलाई रिलाई किए। और हम लोग जानते हैं कि माइंड इज ऑलवेज अबव द मैटर। तो सल्फर के माइंड को हमने इस पेशेंट में बहुत ही थॉरोली पाया। और ये पेशेंट वाज पासिंग थ्रू द एनर्जी फील्ड ऑफ सल्फर। सल्फर के एनर्जी फील्ड से ही पास कर रहा था। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये सल्फर था, क्योंकि बाद में भी सल्फर इसके काम आया था दूसरे बीमारी के लिए आफ्टर 15 years। तो एनालिसिस हम लोग क्या किए कि फाइनली क्या पाए सल्फर का, कि पेशेंट वाज लेजी, टायर्ड, स्लो। उस समय तो स्लो था। हाँ। तो ये बना है कि जैसा भी हम लोग जैसे नेल देखे, उसका हेयर देख रहे हैं, उसका जो स्किन का टेक्सचर देख रहे हैं, या उसका हैबिट जो देख रहे हैं, तो दैट इज अनटाइडी, अनवास्ट। he he told that in during childhood he never used to brush for 15 days, 20 days, 1 month, and never used to take bath for even 1 month। तो उसके प्यून्स वगैरह जो होते थे, स्टाफ्स वगैरह थे, उनको खदेड़ के पकड़ते थे, दौड़ा कर पकड़ते थे और टब में डालते थे और उनको रगड़ रगड़ के नहाते थे। तो ये चीज था। तो अनटाइडी, अनवाश था, लेजी, टायर्ड, स्लो, इमेजिनेटिव था, वेरी स्ट्रांगली इमेजिनेटिव। इमेजिनेशन बहुत है, आइडियाज बहुत है, कल्पना, थियोराइजर बहुत है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत सारा क्लियर हेडेड है, बहुत सारा जस्ट ओवरफ्लोइंग ऑफ आइडियाज है। और कम, और उसको वो कभी कभी अल्टरनेट करता था प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी से। प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी से जब अल्टरनेट करता था, उस पीरियड में वो सफल होता था, वो एक सर्टेन पीक की तरफ जाने लगता था। बट सडनली जो फर्स्ट वाला जो है, वो चीज आ गया, जो व्हेन थियोराइजिंग एंड इमेजिनेशन टेक्स ओवर, तो वो पीछे हो जाता था, अपने पाथ से डिटर हो जाता था, और वो उसको इंटरप्ट करता था, उसको हिंडर करता था। बहुत नॉलेजेबल था, बहुत नॉलेजेबल बंदा, जितना सादा, रीडिंग, मेमोरी अच्छा, शार्प माइंड, टॉपर ऑफ द स्कूल, सब कुछ अच्छा था। ही वाज ए ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ही वाज हैविंग ए ट्रेजर ऑफ नॉलेज, भंडार था वो। ठीक है ना। और लेकिन ये दोनों अल्टरनेटिंग स्टेज से, इमेजिनेटिव स्टेज, थियोराइजर स्टेज विद प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिकल स्टेज, इनके ऑल्टरनेशन से वो कंफ्यूजन होता था, और दैट यूज्ड टू डिटर। फिलोसॉफिकल था, लाइफ डेथ फिलोसफी के बारे में, जैसा इसको तो हम लोग फाइनल ये कमेंट दे रहे हैं। फिलोसॉफिकल अबाउट डेथ, आफ्टर लाइफ, अबाउट मैनकाइंड, रिलीजन, सोसाइटी, द नेशन, द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो बट होता क्या था कि इसमें फोकस जो है उसका और डेप्थ नहीं रहता था। फोकस और डेप्थ मिस हो जाता था। ठीक है ना। कोई भी जैसे प्लान कर रहा है, कोई भी जर्नी कर रहा है, जर्नी टुवर्ड्स लाइफ गोल्स, टुवर्ड्स एन अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, कोई भी जर्नी कर रहा है, सब कुछ आइडिया सही है, लेकिन क्या हुआ कि प्रीमेच्योर एंड हो जा रहा है। तो वही डुअलिटी के चलते, वो जो अल्टरनेटिंग मूड है उसके चलते,
ठीक है ना। तो प्रीमेच्योर एंड हो जाता था। तो और क्या होता है, प्रीमेच्योर एंड हो जाता था तो वो अपने पास से डेटा करते हैं कि ड्यूरिंग हिज स्टडी पीरियड आल्सो although he topped in his school, later on he didn't do that commandingly well। ठीक है ना। तो ये सब चीज उसको बहुत, गोल्ड मेडल आ सकता था, डिस्टिंक्शन आ सकता था, टॉप कर सकता था, बट ही रिमेन्ड ए सिंपल डॉक्टर। ठीक है। तो टाइम को डिसरेस्पेक्ट किया, अपने ही धुन में लगा रह गया, अपने ही विचारों में लगा रह गया, अपने ही आप को अच्छा करता रह गया, कॉम्प्लेसेंसी में रह गया कि जो है सब ठीक है, अभी बहुत टाइम है ना। तो टाइम के बारे में वो सोचा नहीं, डिसरेस्पेक्ट ऑफ टाइम हो गया। दैट वाज ड्यू टू ईगोटिज्म और सेल्फ सेंटर्डनेस। ठीक है ना। परसेवरेंस कभी नहीं हुआ। जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं सिनेरियो, लैक ऑफ परसेवरेंस रहा। वार्म ब्लडेड है, ओपन एयर डिजायर है, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस इंपॉर्टेंट है, डिजायर ऑफ स्वीट, हॉट ड्रिंक्स, हॉट फूड, हॉट ड्रिंक एमुलरेशन, वार्म ड्रिंक एमुलरेशन है। सिम्टम्स आर वेग, उसका अधिकतर सिम्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे मोडेलिटी हम लोग खोजते हैं ना, मोडेलिटी और कैरेक्टरिस्टिक काइंड ऑफ सिम्टम उसमें नहीं मिला। हो रहा है, बढ़ रहा है, बट मतलब कि मीन वाइल वायरल हेपेटाइटिस अगर नहीं होता तो वो तो चल ही रहा था, लाइफ उसका चल रहा था। वो लीवर उसका पहले से गड़बड़ था, डायबिटीज या प्री डायबिटिक पहले से होगा, लेकिन बहुत सारे चीज था जो कि उसको कोई हैम्पर नहीं कर रहा था। यानी कि सिम्टम उसका वेग था, पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा दो, हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दो, इस तरह सा रबिंग एंड मसाज एंड मैग्नेटिज्म वो सब उसको चाहिए था। वो चाहता था कि लोग मुझे फिजिकली करें, मेंटली भी हम पे अवेयर करें, ध्यान दें। ठीक है ना। और ये सब शायद जो पश्च्यूल हुआ था, पायोडर्मा हुआ था, उसका जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पेनिड्योर या पेनिसिलिन के द्वारा हुआ था, दैट क्रिएटेड ए काइंड ऑफ मेडिकेटेड पेशेंट। बहुत सारी चीजों को सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने का मतलब ही है कि दैट गोज डीप, डीप सीटेड थिंग्स स्टार्ट्स। ठीक है ना। सोरा को सप्रेस करते हैं तो यही होता है। तो पायोडर्मा सप्रेस हुआ। वेन भी वेरिकोज वेन था लेग में, जो कि हम लोग ऑब्जर्व किए थे। तो हुआ क्या कि ओवरऑल हुआ क्या कि पेशेंट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल कोर्स, अपना जो ओरिजिनल पाथ है, कोर्स हम लिखते हैं पाथ है, उससे वो हमेशा डेविएट करने का कोशिश किया थ्रू आउट हिज 30 years ऑफ लाइफ, डिस्पाइट गेटिंग सक्सेस समटाइम्स एंड नॉट सो सक्सेसफुल अदर टाइम्स। ठीक है ना। तो कंपेयर्ड हिम टू ऑफ द टारगेट, माने कि वो टारगेट से हटा रहा और पीक को अटेंड नहीं कर पाया, है ना, बेस्ट नहीं अटेंड कर पाया, बेस्ट अटेंड नहीं कर पाया। तो तो बेस्ट अटेंड करना इम्पॉसिबल हो गया। तो सल्फर आर वेरी गुड एट दैट, वेरी गुड एट not accomplishing the highest thing, not accomplish the peak, not attaining the not getting victorious the Mount Everest। पीछे ही रह जाते हैं, कंचनजंगा को पकड़ लेते हैं, फिफ्थ फ्लोर जाना है, फोर्थ फ्लोर से लौट जाते हैं फोर्थ फ्लोर तक। देयर सो मेनी पीपल हु डोंट गो टू कंचनजंगा आइदर। ठीक है ना। तो वही अभी तो वही बता रहे थे कि सल्फर एनर्जी फील्ड टू एंड्स ऑफ पेंडुलम है, एक स्टैग्नेंट है, दूसरा टर्बुलेंट है, और वी हैव टू कैच द एंड्स एज वेल एज इन बिटवीन द एंड्स। तो किया क्या कि सल्फर Lm5 लिखा गया है, Lm7 वाज ट्रांसमिटेड। ठीक है। सीइंग द इंटेलेक्ट ऑफ हिज constitution, intellect and wisdom and ability, all were good. So we gave sulfur 0/7 Lm पोटेंसी में ट्रांसमिट किया गया, और he was followed for a few months, and after that, after 3-4 months, he used to visit to me, and you cannot believe that sulfur 0/7 was never changed for 2 years। ठीक है ना। we keep doing stroking, plussing, stroking, plussing, stroking, plussing and all, because हम लोग को रिजल्ट मिल रहा था। ठीक है ना। तो क्या हुआ, पेन एब्डोमेन 5 दिन में चला गया, जो परेशान हो रहा था 2 साल से,
5 डेज में पेन एब्डोमेन चला गया। लीवर का टेंडरनेस, पेशेंट को लिटा के हम लोग देख रहे थे, लीवर का टेंडरनेस खत्म हो गया 1 महीना में। ठीक है, फिर क्या हुआ, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी जो था 2 महीना के बाद रेकर होना बंद कर दिया। अब वो एक्सर्शन कर सकता था, एक्सर्शन से नहीं होता था। तो जाड़े का समय था, जाड़ा में आया और उसके बाद वो रेकर नहीं किया, और दिस कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है ना। तो नॉन अल्कोहलिक स्टियोटिक हेपेटाइटिस जो था कि 1 साल के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ, फिर दोबारा बायोप्सी हम लोग नहीं करवाए, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, फैटी लीवर डिजीज ग्रेड 1, that is as good as normal. So most of the people, even 80% of the population is suffering from grade 1 fatty liver disease. It's very common, whether it is diabetic or non-diabetic. Diabetes gone. Diabetes gone completely after mere transmission of sulfur LM7. ठीक है ना? And for next 15 years, it did not occur. It did not recur. So what can else be the sign? जिस तरह से है, from newest to oldest, from inside out, the patient got cured. ठीक है, तो मैंने उस समय पहली बार डॉक्टर सर अभी बैठे हुए हैं, डॉक्टर एम के सानी को बहुत धन्यवाद दे। ही वाज द ओनली मैन हु इंस्पायर्ड मी एंड ऑलवेज गाइडेड मी, बट आई एम द कल्प्रिट, जो मैं उनका गाइडेंस नहीं ले पाता हूँ, हमेशा परसिस्टेंटली मैं नहीं ले पाता हूँ। तो दिस वाज द केस विच चेंज्ड माय डिसीजन, चेंज माय लाइफ, and I too become a homeopath. So this is the happening of 2001. 2001. I was practicing this homeopathy since 1999 April, and my clinic was inaugurated by Sir Dr. M.K. Sani. And this was a miraculous case. Miraculous case, cured by the medicine which I selected based on repertory and exclusively based on materia medica and the mind mental constitution of the patient. And he is still thankful to me. And so I love homeopathy and love Hahnemann and love Dr. B. Sahni, and I respect Dr. M. K. Sahni. Thank you very much for my presentation, listening to my presentation. तो डॉक्टर शिवेंद्र खरारी जी, जी सर। इस केस के माध्यम से हम लोगों को पूरा सल्फर का पिक्चर बता दिया। एक बहुत अच्छा आर्ट है ये, आपका कला है, जो कि आपने केस भी प्रेजेंट किया और साथ में मैथमेटिक आपने ड्रग पिक्चर भी बताया, पोर्ट्रेट, इंटायर पोर्ट्रेट जी। और हम लोगों को ये बताया कि कैसे सल्फर का जो स्टोर हाउस ऑफ द माइंड, द इंटेलेक्ट, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड मोस्ट नॉलेजेबल, उसका जो पूरा दिमाग जो है तो भरा हुआ है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज सफरिंग एंड ही वाज ए लूजर, है ना। एक मैं इसमें कहा करता हूँ सल्फर के विषय में, लूजर, लूजर पर्सन, लूजर किसको कहते हैं? लूज मतलब नहीं बना। और एक रिपोर्टरी में एक और रूब्रिक्स आपने देखा होगा, नेवर सक्सीड इन द लाइफ। ये रूब्रिक्स बहुत अच्छा मुझे लगता है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कितना भी प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि देयर इज इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड द his thought patterns, imagination, storehouse and his implementation, है ना। कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर इसके बीच में अगर ये क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करने का कोई नहीं बनेगा तो आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते। ऐसा मैंने देखा, बहुत लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे, मैं बहुत अपने टीचिंग लाइन में भी देखा, हमारे कॉलेज में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे और वो क्लास में हमेशा टॉपर हुआ करते थे। जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो गए तो उनके लिए लाइफ एक फेलियर्स बन गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लड़का तो बड़ा पढ़ता था, बहुत ये अच्छा नॉलेजेबल था, फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हुआ? उससे बातचीत किया, एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ कि क्या पढ़ा है, वो चाहता था कि और मुझे तो कहते हैं कि सल्फर का व्यक्ति जो होता है वो अपने माइंड को कभी भी पूरा नहीं समझता, इनकम्प्लीट समझता, और हमेशा कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग। ये सल्फर की बहुत बड़ी
खासियत होती है। लेकिन सिर्फ जमा करने से, स्टोर हाउस बनाने से, होर्डिंग ऑफ द नॉलेज, जिसको कहते हैं होर्डिंग ऑफ द नॉलेज, है ना, जमाखोरी करना, ज्ञान का जमाखोरी करना, क्या होता है, तो एक बार में सड़ जाएगा, है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो उसमें घुन लगना शुरू हो जाएगा और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ये मैं सल्फर के विषय में बहुत अच्छा देखा और आपने इसको पूरा ट्रू पिक्चर आपने इस केस के माध्यम से बताया है। और ये एक एक ही केस आपने दिया है, लेकिन इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शायद ही कोई प्रैक्टिशनर, शायद ही प्रेजेंटर इतने डिटेल्स में बताया करते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरह से आपने इस बात को हम लोगों के सामने में सल्फर को पढ़ाने के लिए आपने रखा। और आपका एक कोटेशन हमको याद है सल्फर के बारे में। आप बोले थे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बस जी, दैट्स व्हाई दैट डेविएशन ना, दैट रिकरेंट डेविएशन उसको मास्टरी करने नहीं देता है। ये सल्फर का एक खासियत है। जी और अक्सर जो इस तरह के केस, जो आपने केस को बताया, और जी उसमें सल्फर पर दिमाग नहीं जाता। आप जैसे बताया कि उसको क्या क्या दवा दिया गया, पार्शियल जी सल्फरिया का दिया गया, जी अटेंशन दे दिया गया। ये क्या हुआ कि पार्शियल कवरेज है और पैलिएटिव लेवल पर कहीं कहीं पर काम किया होगा, लेकिन जी फाइनल लेवल पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। जी। तो एक बड़ा जिस अच्छा था जिस हमारे तरह से ऑडियंस। इसका डायबिटीज क्योर हुआ सर, दिस इज मतलब कि लाइफ में बहुत और फिर इस तरीके का ड्रास्टिक क्योर कम लोगों का हुआ है। नहीं होता है जल्दी। डायबिटिक को कहना कि क्योर हो जाता है, और जी जब वह मैं देखा हूँ कि उसी केस का क्योर होता है जो कि हमारे पास में सिमिलिमम एग्जैक्ट मैचिंग होगा। जी सिमिलिमम, और सिमिलिमम तब मैचिंग होगा जब अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल तीनों को आपने एक एक सूत्र में बांध दिया, तो जाकर के वो आपका ये हो सकता है। ये तो एक्सलेंट प्रेजेंटेशन है। और एक चीज और मैं आपसे केवल इतना सा जानकारी चाहूंगा जी कि शायद ऑडियंस भी चाहेंगे कि आपने जी। 0/7 से, यूजुअली 50 मिलीसिमल को लोग हाँ शुरू करते हैं, तो आपने 7 से शुरू किया, इसके पीछे में हाँ क्या रीजनिंग है? हाँ, तो एक्चुअली उसका जो जितना भी ट्रीटमेंट हुआ था, तो एक बार वो हेयर ट्रांसमिशन भी कहीं करवाया था। तो हमेशा मतलब कि 3 महीना 4 महीना 0/1 पोटेंसी में जब हम बोले थे कि अपना रिपोर्ट लेके आओ, चलो डाइल्यूशन में भी दिया गया तो 0/30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में जो भी गया, तो आउट ऑफ इंट्यूशन हम सोचे कि जो इस तरह का मेंटल इंटेलेक्ट है और इंट्यूशन है, नॉलेज है, इस तरह का ससेप्टिबिलिटी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा ससेप्टिबल नहीं है, वल्नरेबल नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, पर्सपेक्टिव कैसा है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, ही वाज नॉट, he was a bit defiant about that, he was not कि टॉर्मेंटेड नहीं हो रहा था उससे। तो हमको लगा कि नहीं, मेंटली ये एलिवेटेड केस है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बहुत फिट बैठता है कि हायर पोटेंसी दिया जाए। तो आपने तो बड़ा अच्छा से सिंपल तरीके से बता दिया कि जी वो आपका इंट्यूशंस पर आपने दिया, लेकिन मैं हाँ, ये ये इंट्यूशन ही था। आपका मैं ये बताऊंगा कि जी इस केस में जो आपने 100% सिमिलिमम निकाला है सल्फर जी का, तो जी कहते हैं कि हायर द सिमिलिमम जी हायर द पोटेंसी। जी हायर द सिमिलिमम, ये लॉ है, जी हायर द सिमिलिमम हायर द पोटेंसी। तो इसलिए जी बहुत अच्छा मुझे लगा कि इस चीज को सभी लोगों को जानना चाहिए। आपके जी ऑडियंस ने आपको कहा है वेल डन। जी दूसरा, डॉक्टर मोहम्मद मसकुल ने कहा है वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर, अगेन कम अनदर टॉपिक सर। मैं थैंक चाहूंगा यू। किसी तरह से कोई मेडिसिन को का इसी तरह से आप फिर से आइए। इन इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर लाइफ एंड माई लाइफ। और फिर डॉक्टर तेजश्री पाटिल कहती हैं, आई थिंक तेजश्री पाटिल, थैंक जी यू सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो सभी के क्वेश्चन तो नहीं है, सभी बहुत भाव विभोर हो गए हैं आपके प्रेजेंटेशन से, और मुझे लगता है कि आपको इस तरह से आना चाहिए। और आप शायद अंग्रेजी सेशन के लिए भी आपने समय दिया है, जी जी मुझे डॉक्टर धनेश ने बता रहे थे, तो आप जी जी फिर अंग्रेजी सेशन में भी आइए। और इस जी तरह, जी क्योंकि इस तरह का प्रेजेंटेशन बहुत रेयर होता है, जी जल्दी लोगों को हम लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को इस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए।
तो जी। इसी बात करते करते हम लोग का समय भी अब हम लोग का पूरा हो चुका है जी और हम लोग हिंदी सेशन को अब समाप्त करेंगे। आप फिर से आइए सुरेंद्र जी, आपसे बात करके हम लोग समय ले लेंगे और फिर जी आगे कार्य करेंगे। जी ठीक है। थैंक यू सर, प्रणाम सर, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऑडियंस को भी धन्यवाद, डॉक्टर सुरेंद्र जी को धन्यवाद। और इसके जी, साथ में द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन वेयर थैंक डॉक्टर चंद्र प्रताप इज गोइंग टू say something on his experience. यू, प्रणाम सर। Thank you, Dr. Shivendra Kharari, and